स्मृति साक्षात्कार में रोते हुए बताती हैं कि वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूं। बाहर बारिश हो रही थी, मेरी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। और तकदीर का खेल देखिए कि सामने खड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति को समझा रहे थे। ये क्या किया दीदी आपने? प्रियंका गांधी के लिए 26,000 वोटों का नुकसान कर लिया। प्रियंका गांधी के लिए कोई, ये वर्ष 2003 था जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष के तौर पे प्रमोद महाजन को चुना गया। 2004 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद प्रमोद महाजन नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के भीतर सितारों की फौज उतारने में लग गए, जिन सितारों के जरिए वो दिग्गज विपक्षी नेताओं को चुनावी मैदान में शिकस्त दे सके। और इसी सिलसिले में प्रमोद ने एक रोज स्मृति ईरानी से संपर्क साधा, चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। स्मृति ने हां में जवाब दिया, जिसके बाद वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों में प्रमोद महाजन के कहने पर स्मृति को दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, बनाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। यह स्मृति का पहला सियासी अनुभव था, जिस पहले अनुभव में स्मृति को सिर्फ और सिर्फ शर्म और शिकस्त ही झेलने को मिली। कपिल सिब्बल से बुरी तरह हारने के बाद लोगों को लगा स्मृति का सियासी करियर समाप्त, अब स्मृति सिर्फ और सिर्फ रुपहले पर्दे पे ही ध्यान देंगी, मगर स्मृति ने ऐसा नहीं किया। वो रुपहले पर्दे पर भी ध्यान देती रही और प्रमोद महाजन के साथ मिलकर अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद भी करती नजर आई। और इस जद्दोजहद का सबसे पहला परिणाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुगता था। तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दरअसल स्मृति बतौर महाराष्ट्र यूथ विंग नेता गुजरात दौरे पर गई हुई थी। वहां उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, मगर उन्होंने नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर जबरदस्त आलोचना की, जबरदस्त निष्ठुर आलोचना। यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो हड़ताल पे बैठेंगी, धरने पे बैठेंगी। मोदी को गुजरात दंगों का समूचा कसूरवार बताया था, एक सांप्रदायिक आदमी बताया था। इतनी कठोर आलोचना की थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रमोद महाजन से संपर्क साधने पर मजबूर हो गया कि अपनी इस नई नवेली नेता को समझाइए, ऐसे बयान देकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में ना खड़ा करें। जिसके बाद प्रमोद महाजन ने स्मृति को समझाया और 24 घंटे के भीतर भीतर स्मृति ने अपने इस बयान को बिना शर्त वापस ले लिया। यह सियासी फलक पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्मृति ईरानी की पहली मुलाकात थी, मगर आखिरी नहीं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का एक सिलसिला सा शुरू होने वाला था, जिस सिलसिले का शंखनाद होता है लाल कृष्ण आडवाणी के आवास, जहां आडवाणी की बेटी प्रतिमा द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई जा रही थी। 3 दिनों तक चलने वाली इस स्क्रीनिंग के आखिरी दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। और इसी कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने स्मृति ईरानी को न सिर्फ माफ किया, बल्कि उन्हें गुजरात की बेटी भी कहा और अपना आशीष भी दिया। यह नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के बेहतर होते संबंधों का पहला अध्याय था, मगर अभी तो इस किताब में मधुरिम संबंधों की इबारत दर इबारत दर्ज होनी थी। दरअसल नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्मृति ईरानी की एक खूबी को शायद सबसे पहले पहचान लिया था, वो थी स्मृति की संप्रेषण क्षमता। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के लहजे में वो धार देख ली थी, बात करने का वो तरीका देख लिया था, जिस तरीके के चलते वो स्मृति का बेहतर उपयोग कर सकते थे अपने राजनीतिक कार्यक्षेत्र के भीतर। और स्मृति ईरानी के उन पर दिए गए इस एक बयान के बाद जो मीडिया में मोदी की चर्चा उछली थी, उससे मोदी ये भी समझ चुके थे कि स्मृति ईरानी लोकप्रिय बहुत हैं। तो मोदी को ऐसे चेहरों की तलाश रहती थी जो लोकप्रिय भी हो, संप्रेषण क्षमता भी अच्छी हो, और अगर उनके लिए काम करते हो तब तो सोने पर सुहागा। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के साथ करीबी बढ़ानी शुरू की और स्मृति ईरानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक स्थापित मुख्यमंत्री की सदारत अपने आप में उनके बेहतर राजनीतिक संभावनाओं की सुनिश्चितता तय करती थी। इसीलिए उन्होंने मोदी की सदारत स्वीकारी। तो दोनों के साथ मिलकर काम करना फायदे का सौदा सिद्ध हुआ। देखते ही देखते इन दोनों की ये जुगलबंदी आहिस्ता आहिस्ता सियासी फलक पर चमकने लगी। मोदी ने पर्दे के पीछे से स्मृति को कई जिम्मेदारियां सौंपी और इनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी गोवा के भीतर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाली जो समिति थी, उस समिति का बेहतर तरीके से संचालन करना।
और इन दोनों जिम्मेदारियों पर स्मृति 100% खरी उतरी। अगर आपको याद होगा तो नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सबसे पहले और सबसे बड़ा समर्थन गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने ही किया था, और इसके पीछे स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। और शायद इसीलिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, ठीक उसी कालखंड में स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद भी सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष यानी नंबर 2 की हैसियत, वो भी महज 10 बरस के सियासी सफर के भीतर ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे ही संभव हो चुका था। और मोदी को भी स्मृति के सहारे बहुत कुछ नसीब हुआ था, मगर ये तो बस शुरुआत थी। नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी का सबसे बेहतर उपयोग तो अब करने वाले थे जब 2014 के लोकसभा चुनाव दहलीज पे थे। मोदी ने गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को चुनाव में उतारने के लिए प्रस्ताव दिया। यकीनन यह जिम्मेदारी किसी सियासी खुदकुशी की ही तरह थी, क्योंकि चुनाव के ऐन 1 महीना पहले अमेठी यानी गांधी परिवार के गढ़ में उतर के राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना मतलब शर्मनाक शिकस्त तय थी। मगर स्मृति ने मोदी के प्रस्ताव की लाज रखी। स्मृति अमेठी लड़ने गई, जी जान से चुनाव लड़ा, और इसका असर भी स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब महज 1 महीने का चुनाव प्रचार के भीतर ही स्मृति नंबर 2 पर आ चुकी थी, कुमार विश्वास सरीखे लोकप्रिय सितारे को पीछे छोड़कर। मोदी जानते थे स्मृति की यह पराजय पहले से तय थी, मगर स्मृति ने यह पराजय स्वीकारी, इसीलिए मोदी ने स्मृति को उनकी इस वफादारी का इनाम भी दिया। जब चुनाव हारने के बाद भी उन्हें कैबिनेट में शामिल किया, एचआरडी मिनिस्ट्री सौंपी, लोगों ने कहा स्मृति से बेहतर किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती है। चुनाव भी हारा और मंत्रालय भी हासिल कर लिया। मगर यह तो वो तस्वीर थी जो लोगों को सियासी पर्दे पर नजर आ रही थी, मगर इस पर्दे के पीछे हर नेता की अपनी जिंदगी भी तो होती है, उसकी अपनी जिंदगी की अपनी समस्याएं भी होती हैं। तब शायद किसी को इल्हाम भर भी नहीं था कि जब स्मृति बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री संसद के भीतर अपने पहले सत्र को संबोधित करने जा रही थी, तब उनके जहन में कितना बड़ा बवंडर चल रहा था। लोग तो महज संसद के पटल पर मंत्री स्मृति ईरानी को देख रहे थे, मगर स्मृति सिर्फ मंत्री तो नहीं थी ना, एक मां भी तो थी। वो मां जिसका बेटा अभी 12 घंटे पहले छत से बुरी तरह से गिरने की वजह से अर्ध कोमा में है, पूरा शरीर लकवाग्रस्त है, एम्स में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मगर चूंकि संसद पहुंचना उनका जरूरी था, इसीलिए उस दौरान भी स्मृति ईरानी एम्स और संसद के चक्कर काट रही थी। स्मृति उसी दौर के एक वाकये को याद कर भावुक हो जाती हैं कि जब वो एक शाम संसद का सत्र खत्म करने के बाद अपने बेटे के पास उसके बेड के किनारे बैठी हुई थी, तभी उनके पास फोन आता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। स्मृति इस वाकये का खुलासा करते हुए बताती हैं कि मोदी ने उस शाम उन्हें खुद फोन कर कहा, क्या हाल है बेटे का। स्मृति ने सारा हालचाल बताया तो मोदी ने खुद स्मृति को आश्वस्त किया, तुम्हें संसद आने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जिस प्रकार की जरूरत हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। स्मृति इस वाकये का जिक्र करते हुए फफक कर रो पड़ती हैं। भावना के आवेश में ही स्मृति उस साक्षात्कार के दौरान अपनी जिंदगी का वो फलसफा खोल देती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, और ना उस साक्षात्कार के बाद कभी किसी से उस विषय पे चर्चा की। स्मृति बताती हैं कि यह बरस 2003 था। वो 2 सीरियल्स की शूटिंग एक साथ कर रही थी, एक एकता कपूर का क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और दूसरा रवि चोपड़ा की रामायण में सीता का किरदार निभा रही थी। स्मृति साक्षात्कार में बताती हैं, एक रोज क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सेट पे मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा, बहुत तबीयत खराब सी लगने लगी, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ। मैं एकता मैम के पास गई, एकता मैम नहीं मिली, को प्रोड्यूसर के पास गई, वो नहीं मिले, सेट के बड़े ऑफिसर्स के पास गई और वहां जाकर मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मेरा शॉट जल्दी ले लीजिए। मगर टीम ने मुझे साफ इनकार कर दिया। आधे घंटे कह के 6 घंटों तक सेट पे बिठाए रखा, बल्कि वो 50 लोगों का टीवी सीरियल था, आराम से सीन मूव हो सकते थे, मगर मुझे जबरन सेट पे बिठाए रखा गया। और इसके बाद जब मुझे सेट से छुट्टी मिली तब रात हो चुकी थी, बाहर बारिश का मौसम था, और ऐसे खराब मौसम में मैं सेट से बाहर निकली, तभी अचानक मुझे मिसकैरियज सा अनुभव हुआ, यानी स्मृति का गर्भपात हुआ। आप खुद कल्पना कर सकते हैं किसी महिला के लिए यह कितना संवेदनशील विषय हो सकता है,
स्मृति साक्षात्कार में रोते हुए बताती हैं कि वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूं। बाहर बारिश हो रही थी, मेरी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं सड़क पे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। और तकदीर का खेल देखिए कि जो ऑटो वाला रुका वो स्मृति को ऑटो में बिठाने के बजाय उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगा। स्मृति बताती हैं उन्होंने उस हालत में जल्दी से उस ऑटो वाले को ऑटोग्राफ दिया और फिर जल्दी से ऑटो में बैठ के उनसे कहा गली वाले अस्पताल ले लो। तो चूंकि स्मृति को इतना इल्हाम था कि 4 गली बाद एक अस्पताल है, वो ऑटो वाला जल्दी से अस्पताल ले गया जहां स्मृति एडमिट हुई। और जब 2-3 घंटे बाद स्मृति के हालात थोड़े नॉर्मल हुए तब स्मृति ने अपना फोन चेक किया तो पता चला, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सेट से फोन आए हुए थे। स्मृति ने उस हालत में उन लोगों को फोन किया और अपनी हालत के बारे में बताया कि मेरी ऐसी ऐसी हालत है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मगर सामने से जवाब आता है, नहीं नहीं कल तो आपको हर हाल में आना है, आपकी शूटिंग के बगैर काम चल ही नहीं सकता है। स्मृति ने कई दफा कहा कि किसी और शॉट से काम चला लीजिए, तब तक सीन थोड़ा मूव कर लीजिए, कल नहीं आ सकती, इतनी आपात परिस्थिति है, आप समझ सकते हैं। मगर सामने से जवाब आता है, मैडम कोई बात नहीं, आपको 12 बजे आना था, आप 2 बजे की शिफ्ट में आ जाइए। और यह कह के फोन काट दिया जाता है। स्मृति उस वाकये के बारे में बताती हैं तो सिहर उठती हैं कि इतना संवेदनहीन कोई हो कैसे सकता है। तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं, एक महिला जिसकी जिंदगी में ऐसे अनुभव भी हुए हों, वो नरेंद्र मोदी के उस एक फोन कॉल को कितनी तवज्जो देगी। और शायद यही वजह थी जिसके चलते स्मृति और नरेंद्र मोदी के बीच की जुगलबंदी लगातार मजबूत होती रही। और इसका परिणाम देखने को मिला 2019 में, जब मोदी ने दोबारा स्मृति ईरानी पर ही दांव लगाया राहुल को हराने के लिए। और जाहिराना तौर से अमेठी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लिस्ट में शुमार था, इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व जी तोड़ मेहनत कर रहा था हर कीमत पर स्मृति को यह चुनाव जिताने के लिए। और इसके लिए सबसे जरूरी कवायद थी अमेठी में कांग्रेस के स्थापित वोट बैंक में सेंध, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरों को भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल कराना चाहते थे। और इस कतार में शुक्ला परिवार समूची अमेठी में विख्यात था, जिस एक परिवार के पास करीब 26,000 वोट थे। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा स्थानीय कैडर शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल कराने के लिए प्रयास करने लगा। शुक्ला जी भी स्मृति ईरानी के साथ स्मृति ईरानी के खेमे में आने के लिए लगभग तैयार हो गए थे। हाँ, बस उनकी एक शर्त थी कि स्मृति ईरानी उनकी भाजपा सदस्यता ग्रहण के दिन मौजूद रहें। इससे भाई रकबा बढ़ता है ना कि उन्हें सदस्यता दिलाने के लिए स्मृति ईरानी खुद ब खुद आई थी। स्मृति ईरानी उन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में भी चुनाव प्रचार कर रही थी, मगर इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद शुक्ला परिवार की महत्ता को देखते हुए उन्हें स्थानीय कैडर ने सूचित किया कि कृपया अमेठी जरूर आ जाएं, भलभी से 4-6 घंटे बाद दोबारा चली जाइएगा। स्मृति अमेठी आती हैं और स्मृति ईरानी की उपस्थिति में शुक्ला महोदय का भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित कराया जाता है। नीचे प्रेस वाले बैठे थे, स्मृति ईरानी मंच पर बैठी हुई थी। शुक्ला जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया। शुक्ला जी मंच पर भाषण देने पहुंचे। अब कोई भी नया चेहरा जो किसी पार्टी के भीतर नई नई सदस्यता ग्रहण कर रहा है, वो सबसे पहले क्या चाहेगा कि पार्टी संगठन के नेता उसको तवज्जो दे। जो तवज्जो हासिल करने के लिए शुक्ला महोदय ने अपनी विरदावली गानी शुरू की कि वो किस तरह राजीव गांधी के करीबी थे, संजय गांधी के करीबी थे, फिर सोनिया गांधी के करीबी हुए, गांधी परिवार के गर्भस्थल तक उनकी पकड़ है। और अपनी विरदावली गाते गाते शुक्ला जी एक वाक्य बोल गए, जैसे वाक्य की उम्मीद कम से कम स्मृति ईरानी तो बैठे बैठे कतई नहीं कर रही थी। शुक्ला जी ने मंच से कहा, अरे गांधी परिवार के मैं कितना करीबी हूं, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं ये बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के बदन पर कहां कहां तिल है। अच्छी तरह से जानता हूं प्रियंका गांधी के बदन पर कहां कहां तिल है। शुक्ला जी का प्रियंका गांधी के विषय में यह बोलना था कि स्मृति तमतमा कर अपनी कुर्सी से उठती हैं, शुक्ला जी को मंच से नीचे उतारती हैं और कहती है जाइए यहां से, कोई जगह नहीं है आपकी भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ऐसे नेता के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती जो किसी महिला के विषय में ऐसी अपमानजनक बातें करे। सामने खड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति को समझा रहे थे, ये क्या किया दीदी आपने, प्रियंका गांधी के लिए 26,000 वोटों का नुकसान कर लिया। प्रियंका गांधी के लिए, कोई आपके बारे में थोड़ी कह रहा था, प्रियंका गांधी के बारे में बोल रहा था। प्रियंका गांधी के लिए 26,000 वोट का नुकसान अच्छी बात नहीं है ये। स्मृति ने उन नेताओं को डांटते हुए कहा, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात एक औरत के सम्मान की है।
जो किसी एक औरत का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरी औरत का सम्मान भी नहीं करेगा। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय अपनी किताब में दर्ज करते हैं, यकीनन उस दिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस नाते बेहद परेशान था कि स्मृति ने गुस्से में आके 26,000 वोटों का नुकसान करा लिया, मगर स्मृति के इस एक कदम ने समूची अमेठी की महिलाओं के भीतर उनकी एक ऐसी छवि बनाई जिससे अमेठी के भीतर मतदान के दिन वुमेन मोबिलाइजेशन साफ तौर से नजर आया। एक महिला अस्मिता जगी समूची अमेठी में कि देखो एक महिला के सम्मान के लिए अड़ गई। मतलब स्मृति को लेकर एक सकारात्मक कैंपेनिंग तरीका हो गया ये एक वाकया। और बीते 5 बरस से स्मृति ने जो भी काम किया था उसके चलते 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के गढ़ पर अपना कब्जा जमा लिया। राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से शिकस्त देकर अमेठी का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद पहुंची। आज 2024 का चुनाव दहलीज पर है। स्मृति एक दफा फिर अमेठी से चुनावी मैदान में है और उनके सामने हैं गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के विश्वस्त किशोरी लाल शर्मा। अब स्मृति ने बीते 5 वर्षों में कैसा काम किया है, जनता के बीच उनकी कैसी छवि है, यह पता हम सबको 4 जून को चल जाएगा। मगर स्मृति ईरानी की अभी तलक की दास्तान तो यहीं तलक।